वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे शीला असोपा को वाटर कंजर्वेशन ग्लोबल अवार्ड 2024 मिला। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू और 10 दिसंबर प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। और साथ में पढ़ेंगे दिल्ली राजस्थान सुजसार 8:30 पर दिल्ली आपको क्लास मिलती है। फिर संडे के दिन वीकली मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट 11 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। करें स्टार्ट आज की क्लास सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा था जोधपुर में सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जोधपुर में। किस जिले के किसान आत्म प्रकाश चौहान को मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? पाली। डूंगरपुर के डॉक्टर दिनेश खराड़ी को चिकित्सा व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अटल सेवा श्री अवार्ड। राजस्थान ने विनू माकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2024 में किस टीम के खिलाफ 499 रन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? अरुणाचल प्रदेश। फिर हमने पढ़ा किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बड़ोपल व लूणकरसर जिलों की सराहना की गई? तो UNCCD कोप 16। राजस्थान का एग्री स्टार्टअप EF पॉलीमर द्वारा विकसित जैविक उत्पाद का नाम है फसल अमृत। और 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये कल आपको क्लास में थी, आज इसका रिवीजन हो गया। इसका राजस्थान करंट अफेयर्स में मिल गया। इसमें डेली वीकली मंथली आपको टेस्ट मिलता है और मंथली आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो अभी नवंबर का टेस्ट, नवंबर की PDF, नवंबर का वीडियो मिल चुका है। ये 2025 के लिए है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 के लिए। 2024 का आपको सब कुछ इसमें फ्री मिल रहा है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में प्रतिवर्ष किस दिवस को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ये लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आने वाले कई सालों तक ये प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में प्रतिवर्ष किस दिवस को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाएंगे। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं हम 9 जनवरी को, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं, उसी प्रकार अब 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाएंगे। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस और संविधान दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को नेशनल युवा डे मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। अब से राज्य युवा दिवस भी 12 जनवरी को 2025 से बनाना शुरू होगा। तो प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा विशेष विभाग। राइजिंग राजस्थान 9 से 11 चल रहा है, जिसमें सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। तो आज 11 तारीख है, आज और यानी 9 से 11 की जितनी भी अपडेट सरकार के द्वारा जयपुर में हुई है वो हमें मुख्य याद करनी है और वो मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आयोजन 9 से 11 दिसंबर 2024 GECC जयपुर के अंदर। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को किया। थीम है इसकी 3R। ये ध्यान रखना भी, यहां से प्रश्न आएगा पक्का। 3R, रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। ये तीनों ध्यान से पढ़ लेना। 3R का प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है, छपेगा ही छपेगा, मतलब छपना ही है। नोडल विभाग है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखो, प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन 10 दिसंबर 2024 को हुआ और यहां घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को हम प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा हर साल। और आपको सीधी सी बात है कि देखो, प्रवासी राजस्थानी है जो बाहर रह रहे हैं, जो भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मूल राजस्थान के लेकिन बाहर। MSME कॉन्क्लेव 11 दिसंबर 2024 को होगा और MSME क्षेत्र का GSDP में 25% योगदान है। मतलब 3 दिन कार्यक्रम चला है। पहले दिन उद्घाटन और इन्वेस्टमेंट हुआ है। 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ और आज होगा MSME कॉन्क्लेव। ठीक है, तो तीनों दिन तीनों बातें आपको याद रखनी है। अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम को चलने से पहले किस प्रकार रूप देखा गया। जैसे
आयोजन से पहले महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या थे? आयोजनकर्ता राजस्थान सरकार, उद्योग व वाणिज्य विभाग और बीआईपी ब्यूरो ऑफ प्रमोशन, ठीक है, और रिको। पहला राष्ट्रीय रोड शो हुआ था 30 अगस्त 2024 को मुंबई में, ये पहले मैं आपको बातें बता चुका हूं। पहला अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट हुआ था 9 सितंबर 2024 को सियोल, दक्षिण कोरिया में। यानी पहले से समझौते तो हो चुके हैं, लेकिन अब क्या है कि इनको बस यहाँ इकट्ठे हो गए, रूप देना जरूरी है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट हुआ था सियोल, दक्षिणी कोरिया में 9 सितंबर को। और फिर जापान के टोक्यो में रोड शो हुआ था 11 सितंबर 2024 को जापान के अंदर, और वहां पे निमराना दिवस समारोह आयोजित किया गया। क्यों? क्योंकि जापान सरकार के द्वारा हमारे राजस्थान के अंदर 2 जापानी पार्क विकसित किए जा रहे हैं, निमराना और गिलोट अलवर में। और ये प्रश्न पक्का आना ही है, अभी पशु परिचर में ही आया है कि निमराना और गिलोट अलवर जापानी पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जापान की कंपनियों के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, ये याद रखना। तो ये जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले 1 साल तक ये पेपर में आएगी सारी की सारी। दूसरा प्रश्न, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट दी गई चंदन की नक्काशी वाली तलवार किसके द्वारा बनाई गई? अब देखो, सुजस रिपोर्ट के अंदर बड़े पृष्ठ पर छपा और ये तलवार ले रखी है जिसमें पूरे महाराणा प्रताप की गाथा का विवरण है। चंदन की लड़की है ये, चंदन, अब नाम सुना ना, पुष्पा 2, चंदन, चंदन का व्यापार करता है वही चंदन, चंदन की लकड़ी, चंदन की नक्काशी वाली तलवार किसके द्वारा बनाई गई है? विनोद कुमार जांगिड़, जयपुर के विनोद कुमार जांगिड़। और इस क्षेत्र में जांगिड़ परिवारों को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और बहुत सारे तलवार है, किसी की मूर्ति है वगैरह बहुत बना चुके हैं, जैसे मालचंद जांगिड़ है, चौथमल जांगिड़ है, ये सारे। जगमोहन माथोड़िया, इन्हें स्वानों का चितेरा कहा जाता है। तो चंदन की नक्काशी वाली तलवार राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की थी, क्योंकि 9 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, ये प्रश्न बनेगा। भेंट किसने की थी? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। विशेषता है कि 40 इंच लंबी है और 2 किलो वजनी है। चंदन की लकड़ी पर 2 साल में काम किया गया है। तलवार पर महाराणा प्रताप की जीवन चित्रित है, हल्दी घाटी है, उनकी छतरी है वगैरह, पूरा मतलब विवरण है। और कलाकार इसको बनाने वाले विनोद कुमार जांगिड़, जो जयपुर के हैं। कौन है? विनोद कुमार जांगिड़, जयपुर के। ये आपको ध्यान रखना है। 2017 में विनोद कुमार जांगिड़ को शिल्प गुरु अवार्ड मिल चुका है, 1995 में नेशनल अवार्ड, 1985 में स्टेट अवार्ड और 2006 में महाराणा सज्जन सिंह सम्मान। अब तक इनके परिवार को कुल 11 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। जोधपुर की सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल शीला असोपा को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया? जी बिल्कुल, शीला असोपा जी जोधपुर की हैं, 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान कर चुकी है। हाल ही में इनके कुछ टॉपिक्स को एनसीईआरटी ने अपनी बुक में शामिल करने का निर्णय लिया है, वो भी जल संरक्षण के क्षेत्र में है। तो अब उत्कृष्ट योगदान के लिए, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया? जल संरक्षण और जागरूकता। बड़े गजब तरीके से पढ़ाने के साथ साथ जल संरक्षण का काम करना, लोगों को जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करने का काम कर रही है। तो जोधपुर की सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल शीला असोपा को जल संरक्षण और जागरूकता में उत्कृष्ट योगदान के लिए कम्युनिकेशन ऑन वाटर कंजर्वेशन स्टोरेज श्रेणी में ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में जल शक्ति मंत्रालय और यूएन स्केप द्वारा दिया गया। शीला असोपा को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। शिक्षा और समाज में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए किसे सतत विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? शिक्षा और समाज सेवा में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए किसे सतत विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो वह डॉक्टर स्वाति जैन। क्या है? डॉक्टर स्वाति जैन। डॉक्टर बलजिंदर सिंह बराड़ और हुक्मचंद चौधरी, इन दोनों को 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है। तो सतत विकास पुरस्कार मिला है डॉक्टर स्वाति जैन, सतत विकास पुरस्कार स्वाति जैन। इसलिए तो डॉक्टर स्वाति जैन को सतत विकास पुरस्कार, डॉक्टर स्वाति जैन एसोसिएट प्रोफेसर एसएस जैन सुबोध महिला महाविद्यालय को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो जलाना जयपुर में है, सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने वाणिज्य प्रबंधन में शोध और पुस्तकों के लेखन के साथ बालिका शिक्षा और रोजगार मुखी विकास में योगदान दिया। यह पुरस्कार उनकी शिक्षा और समाज सेवा में उत्कृष्ट भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, आज 11 दिसंबर की मैंने क्लास दे दी, 12 और 13 दिसंबर को मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, 12 तारीख और 13 दिसंबर, इन दो कहीं पारिवारिक कार्य की वजह से मैं कहीं जा रहा हूँ,
तो 12 और 13 दिसंबर को मैं आपको क्लास नहीं दूंगा, तो बार बार मैसेज मत करना। कोई इंस्टाग्राम पे, कोई टेलीग्राम, फेसबुक पे क्लास नहीं आई, हेल्पलाइन नंबर पे ले लेते हो क्लास नहीं आई। तो 12 और 13 दिसंबर यहाँ से पता लग जाएगा कौन विद्यार्थी ढंग से क्लास देख रहा है कि नहीं देख रहा है। 12-13 दिसंबर को करंट की क्लास मेरी, मतलब सारी क्लासें ऑफ रहेगी, चाहे नाना क्लासेस शिव सर पर है चाहे यहाँ पे है। राजस्थान पुलिस के टिकेंद्र सिंह फौजदार ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? जब स्वर्ण पदक की बात आती है तो हमें पढ़ना पड़ता है। राजस्थान पुलिस के टिकेंद्र सिंह फौजदार ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? ऑल इंडिया पुलिस पावर लिफ्टिंग गेम्स के अंदर। कहा? ऑल इंडिया पुलिस पावर लिफ्टिंग गेम्स के अंदर राजस्थान पुलिस के हैं टिकेंद्र सिंह फौजदार, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो राजस्थान पुलिस के भरतपुर निवासी टिकेंद्र सिंह फौजदार ने छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम में पावर लिफ्टिंग 59 किलोग्राम पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ टिकेंद्र सिंह का चयन 2025 में अमेरिका में आयोजित होने वाले ऑल वर्ल्ड पुलिस गेम के लिए भी चयन हुआ है। तो टिकेंद्र सिंह फौजदार को याद रखना, फौजी पुलिस में है, भरतपुर के हैं, और पावर लिफ्टिंग, अब बस याद रखना फौजी पावर है, लिफ्टिंग 59 किलो में उठा लिया। डॉक्टर कुशल बनर्जी द्वारा निर्मित सेव संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्टर कुशल बनर्जी द्वारा निर्मित सेव संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को पढ़ाई में मदद करना, रैगिंग को खत्म करना, कॉलेज में खेल कूद बढ़ाना या छात्रवृत्ति देना? तो रैगिंग को खत्म करना। अब जो संपूर्ण रूप से यह सही पाठ्यक्रम पढ़ा है जिसने और दिल्ली कॉलेज गया है, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अक्सर ये होता है, छोटे कॉलेजों में तो होता ही नहीं है, क्योंकि 4 आ गए 4 चले गए, 4 3 दिन आए, तो वहाँ तो बहुत कम होता है। लेकिन आपने फिल्मों में देखा होगा या बड़े विश्वविद्यालय है वहाँ पे रैगिंग होती है। तो रैगिंग के खिलाफ एक संस्था है सेव, संस्था का नाम है सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन। सेव का पूरा नाम याद रखना। स्थापना 2009 में डॉक्टर कुशल बनर्जी द्वारा की गई थी। उद्देश्य रैगिंग खत्म करना, सीनियर जूनियर के बीच बेहतर रिश्ते बनाना। फिल्मों में देखा ना आपने कि नया छात्र आता है तो उसके साथ वो रैगिंग करने लग जाते हैं, छेड़छाड़ करने लग जाते हैं, उसे तंग करने लग जाते हैं। उसे कोई कमरा छात्रा हॉस्टल में मिलता है, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, कभी खाना नहीं देते हैं, कभी बाहर भगा देते हैं। देखा होगा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। सीनियर वर्ग जूनियर वर्ग को परेशान करते हैं कई बार, ठीक है, और बाद में वापस घुल मिल जाते हैं, फिर नए आते हैं उनके साथ फिर रिश्ते बना लेते हैं। तो रैगिंग खत्म करना, सीनियर जूनियर के बीच बेहतर रिश्ते बनाना। कार्यप्रणाली, राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर शिकायत पहचान गोपनीय रखकर काउंसलिंग होती है। तो रैगिंग के खिलाफ एक सेव सोसाइटी है जिसका पूरा नाम है सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन। 2009 में डॉक्टर कुशल बनर्जी के द्वारा बनाई गई। इसको अब धीरे धीरे लागू किया जा रहा है, इस रैगिंग सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में आया था न्यूज में, मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स और विशेषज्ञों द्वारा इसका समाधान होगा। विशेषता, पीड़ित की पहचान या दस्तावेज नहीं मांगे जाते। सामाजिक प्रभाव, रैगिंग की घटनाओं में कमी और कॉलेजों में स्वस्थ माहौल बनेगा इससे। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने बढ़ाने का लक्ष्य है? ये लो जी, कम से कम 9 नीतियां हैं, तो लगातार नीतियों पे चर्चा चल रही है। आज हम बात करते हैं ऊर्जा नीति और किस प्रकार की। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। पहला तो प्रश्न ये पूछेगा कि जो ऊर्जा के क्षेत्र में नीति जारी हुई है ना, उसका नाम क्या है? तो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने तक बढ़ाने का लक्ष्य है? 125 गीगावाट, 125 गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य। तो पूरी डिटेल देख लो। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। 2030 तक ऊर्जा अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि। अक्षय ऊर्जा जैसे नोडल एजेंसी है ना अपने राजस्थान में, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड 9 अगस्त 2002 को बनी थी। बायोगैस, बायोमास, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारे इसमें आते हैं। लक्ष्य 125 गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा बढ़ाना क्षमता है। नए ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा, जैसे फ्लोटिंग रिजर्वायर टॉप, केनाल टॉप सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। नेट मीटरिंग और सोलर रूफटॉप 80% ट्रांसफार्मर क्षमता तक सोलर रूफटॉप की अनुमति है। नई नीति में प्रमुख प्रावधान, राजकीय भूमि पर अक्षय ऊर्जा परियोजना और पार्कों के लिए आवंटन। वर्चुअल पीपीए, कार्बन ट्रेडिंग, ऊर्जा दक्षता और नेट जीरो बिल्डिंग को बढ़ाओ। कम पंजीकरण शुल्क, कोई शब्द आज मेरे से मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मुंह के अंदर के 2-3 छाले से हो चुके हैं, उस वजह से थोड़ा बोलने में कठिनाई है। कम पंजीकरण शुल्क, 10 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपये। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और ऊर्जा भंडारण,
2019-30 तक 10,000 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और बैटरी ऊर्जा भंडारण स्थापित करने का लक्ष्य है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, भी ध्यान रखना। इसके अलावा 5 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं पर 5% ऊर्जा भंडारण संयंत्र अनिवार्य। ग्रीन हाइड्रोजन और बायोमास। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2000 KTPA की उत्पादन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन वैली स्थापित करने का लक्ष्य है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है 2 बार, और ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में आई थी, उसकी तहत 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना। बायोगैस और बायो CNG को प्रोत्साहन। तो इसको पूरा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सी नीति? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। अच्छे तरीके से पढ़ना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, इस प्रकार की आपको क्लासें जब दी जाती है। सुजस बुलेटिन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट चल रहा है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा विशेष विभाग, ये भी घोषणा की गई है, और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाएंगे। उसके बाद राजस्थान पेट्रोलियम उद्योग में भी देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। राजस्थान उभरते हुए अवसरों की भूमिका, कुशल जल प्रबंधन से सुरक्षित और सुनहरे भविष्य की परिकल्पना साकार होगी। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट में और समझौते हो रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। डेनमार्क के अनुभव साझा किए गए। जापान और राजस्थान की पार्टनरशिप मजबूत हो गई। राइजिंग राजस्थान बस याद रखना है। 9 से 11 दिसंबर 2024 प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। 3 दिन चला जयपुर के अंदर। R3R इसकी थीम है, और अपने पूरा आज पूरा हो जाए, फिर एक साथ इसको ढंग से जो अच्छे प्रश्न बनते हैं वो सारे निकालेंगे, सीधे सीधे पेपर में पुट होने वाले। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज, और नानक क्लासेज शिव सर लगातार आपको PDF लिंक कोई भी सूचना प्राप्त होती जा रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की उड़न परी जिनका हाल ही में निधन हो गया, सभी का उत्तर था हमीदा बानो, और हमीदा बानो उदयपुर की है। 7 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ। सुरभि मिश्रा राजस्थान की सक्वेश की सनसनी है। रीमा दत्ता जलपरी है। कमला बेनीवाल हमारे राजस्थान की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री रही थी। अभी एक और है महिला उप मुख्यमंत्री, दिया कुमारी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। बड़ोपल झील राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, शाहपुरा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस डोज 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा का है, सबसे कम झुंझुनू का है, और राजस्थान का 888 है। कुचामनी ख्याल लच्छीराम जी प्रवर्तक थे। 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? बाड़मेर की, सबसे कम गंगानगर की। लूणी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से, और राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये सारे पशु परिचर पेपर में प्रश्न पूछे गए। अब 5 प्रश्न हो रहा है पशु परिचर एग्जाम 2024। लक्ष्मी निवास मित्तल जिनका जन्म राजस्थान में, वह कौन से क्षेत्र से प्रसिद्ध हुए हैं? मतलब कला से, उद्योग से, राजनीतिज्ञ हैं, या क्या है? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? और राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध स्थित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आप सभी के लिए रीट मुख्य परीक्षा और पात्रता की नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। मुख्य परीक्षा का कल 12 तारीख को पहला टेस्ट है, पात्रता का एक टेस्ट हो चुका है। L1 और L2, L1 पात्रता और मुख्य परीक्षा की वीडियो कोर्स उपलब्ध है। RBSC की बुक 6 से 12 की लाइन टू लाइन पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, और वार्षिक अंक उपलब्ध है, इसका अध्ययन जरूर करें। प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट ग्रेड का कल टेस्ट हो चुका है, इसकी जल्दी व्याख्या मिलेगी। सेकंड ग्रेड मिशन ग्रीन पे, और ये अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। राजस्थान जीके की है, करंट की है, कोई भी है, रीट की है, RS की है, शिक्षा मनोविज्ञान की, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। निरंतरता रखनी जरूरी है, निरंतरता रखें, अभ्यास करें बार बार। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा निपुण होते जाएंगे, और जितने ज़्यादा निपुण होते जाएंगे आपको कामयाबी उतनी जल्दी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।